दोस्तों, एक लड़का होता है। उस लड़के के घर पर शादी करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का रिश्ता आ जाता है। ये जो लड़का होता है, जब उस लड़की को देखता है तो पहली नजर में ही उस लड़की को पसंद कर लेता है और शादी करने के लिए हाँ भर देता है। इन दोनों की शादी तय हो जाती है। इन दोनों की शादी खूब धूमधाम से सारे रस्मों रिवाज को निभाते हुए, अग्नि के साथ फेरे लेते हुए, सातों जन्म तक साथ निभाते हुए ये दोनों साथ में जीने का और साथ में मरने का वादा करते हैं। उसके बाद जो दूल्हा होता है अपने नई नवेली दुल्हन को लेकर के अपने घर पर चला जाता है। जो दुल्हन होती है वह भी अपने ससुराल में चली जाती है। जो दुल्हन होती है किसी तरीके से 10 दिन तक तो अपने ससुराल में अच्छे से रहती है। उसके बाद वह वापस अपने मायके में चली जाती है। जो दुल्हन होती है किसी तरीके से 10 दिन तक तो अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद वह वापस अपने मायके चली जाती है। उसको मुंह दिखाए में जो भी पैसे मिले थे, जो भी गहने मिले थे, उसे लेकर के अपने मायके में चली जाती है और अपने पति को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है। उसी पैसे से अपने पति को मारने के लिए सुपारी देने लगती है। दोस्तों, ये जो दुल्हन होती है आखिर अपने पति को रास्ते से क्यों हटाती है, अपने पति को क्यों मारती है, जिसकी शादी हुए मात्र भी 10 दिन हुए थे। दोस्तों, एक समय ऐसा जाता है जो पति होता है वो हमेशा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे लड़कियों से आप भी घृणा करने लगेंगे। आप भी एक बार शादी करने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप जब इस कहानी को पूरा सुनेंगे आपको इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, मैनपुरी जिला। इसी मैनपुरी जिले का एक थाना लगता है बुगांव थाना। इसी बुगांव थाना क्षेत्र का एक छोटा सा कस्बा लगता है नगला द्वीप। इसी नगला द्वीप के रहने वाले 2 भाई होते हैं। बड़े भाई का नाम होता है संदीप यादव और छोटे भाई का नाम होता है दिलीप यादव, जिसकी उम्र अभी मात्र 26 साल होती है। जो दोनों भाई होते हैं ये दोनों भाई ही नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त भी होते हैं। ये दोनों साथ में रह करके अपना व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। ये दोनों के पास लगभग 15 से 20 हैड्रा होता है और कुछ क्रेन भी होते हैं। इसी से जो पैसे आते हैं, इसी पैसे से अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। इनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है, सुख सुविधा की कोई भी कमी नहीं होती है। इनके पास 15-20 आदमी भी काम करने वाले होते हैं। एक दिन की बात है, जो छोटा भाई दिलीप होता है काम के सिलसिले में जिले का एक थाना लगता है सहार थाना, जो कि लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वहीं पर काम करने के लिए जो दिलीप होते हैं वहां पर चले जाते हैं। वहां पर रोड लाइन का काम होता है, ओवरब्रिज का काम था, इसलिए वहां पर काम करते करते लगभग 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। तभी वहीं पर हैड्रा को देखते हुए एक बाइक से आदमी आता है और पूछता है ये हैड्रा किसका है, इस हैड्रा का ऑपरेटर कौन है। तभी जो दिलीप होते हैं कहते हैं बताइए क्या बात है, हम ही हैड्रा मालिक हैं, हम ही हैड्रा ऑपरेटर हैं। तो भी जो बाइक सवार होते हैं दिलीप से कहता है कि आगे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा एक 4 व्हीलर है जो नाले में गिर गया है, कृपया करके आप मेरा उस 4 व्हीलर को निकाल देंगे। तभी जो दिलीप होते हैं सोचते हैं तो मेरा काम है, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी जो बाइक सवार होता है दिलीप से कहता है एक काम करिए, चलिए आप एक बार उसको देख लीजिए। जो दिलीप होते हैं उनको भी यह बात समझ में आ जाती है कि क्यों ना पहले मैं देख के आऊं, तभी मैं हैड्रा लेकर चलूं। क्योंकि जो हैड्रा होता है वह बड़ी गाड़ी होती है, इसलिए जो दिलीप होते हैं पहले अपने काम को देखने के लिए चले जाते हैं। जब वह रास्ते में पहुंचते हैं तभी जो बाइक सवार होते हैं पीछे से दिलीप के सीने में नहीं बल्कि पीछे से सिर में ही गोली मार देते हैं और दिलीप वहीं पर गिर जाते हैं। तभी जो बाइक सवार होते हैं वहां से भाग जाते हैं। जो दिलीप होते हैं जमीन पर लहूलुहान स्थिति में गिर जाते हैं, तड़पते हैं। तभी वहां पर कुछ राहगीर आते हैं, जब दिलीप के हालात को देखते हैं तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस की सहायता से दिलीप को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यहाँ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर दिलीप को कुछ भी राहत नहीं मिलता है। पुलिस की सहायता से दिलीप के बड़े भाई संदीप को फोन किया जाता है। जो पुलिस वाले होते हैं दिलीप के भाई के पास फोन करते हैं और दिलीप के भाई को ही यानी कि संदीप को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। जो संदीप होते हैं जब इस बात को सुनते हैं
तुरंत वह भागे भागे अपने भाई के पास हॉस्पिटल में आते हैं। जब वह अपने भाई की हालत को देखते हैं तो वह घबराने लगते हैं, रोने लगते हैं और अपने भाई को लेकर के वहां से सफाई मेडिकल कॉलेज में लेकर जाते हैं। वहां पर अपने भाई को भर्ती करते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई भी राहत नहीं मिलता है। उसके बाद ग्वालियर में लेकर जाते हैं। ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दिलीप को कुछ भी राहत नहीं मिलता है। तीसरे दिन ही दिलीप की मृत्यु हो जाती है। दिलीप को 18 मार्च को गोली लगती है और 21 मार्च को दिलीप इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं इस बात को पता करने में जुट जाते हैं, आखिर दिलीप को कौन मार सकता है। दिलीप के भाई संदीप से पूछताछ करते हैं कि आपका किसी से कोई दुश्मनी है। दिलीप कहते हैं साहब मेरा किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। जो पुलिस वाले होते हैं उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा करते हैं, सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। चेक करते करते उनकी निगाह एक सीसीटीवी पर जाती है, जहां पर देखा जाता है कि जो दिलीप होते हैं एक बाइक पर पीछे बैठ कर जाते हैं। उस बाइक वाले की पहचान करने के लिए जो पुलिस वाले होते हैं इस सीसीटीवी फुटेज की अच्छी तरीके से पहचान करते हैं। तो इस सीसीटीवी फुटेज की पहचान एक रामजी नागर नाम के शख्स से होती है। जो पुलिस वाले होते हैं रामजी नागर का खोजबीन शुरू कर देते हैं और रामजी नागर को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इससे कड़ी से पूछताछ करते हैं। तो जो रामजी नागर होते हैं यह पहले कुछ ही बताने से मना करते हैं, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं जब सब चीज से पूछताछ करते हैं तो जो रामजी नागर होता है वह टूट जाता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करता है। जब इस कहानी को सभी लोग सुनते हैं, सारे पुलिस वाले सुनते हैं, जो दिलीप का भाई संदीप होता है वह सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत औरैया जिले का एक थाना लगता है फफूद। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सियारपुर। इसी गांव की रहने वाली ममता यादव होती हैं। ममता यादव की शादी दिलीप के बड़े भाई संदीप से हुई थी। ममता की एक छोटी बहन होती है जिनका नाम होता है प्रगति यादव। जो ममता होती है वह अपने बहन के बारे में सोचने लगती है, सोचती है क्यों ना हम अपने बहन प्रगति की शादी अपने देवर दिलीप से करवा दें, क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनके पास 20 हैड्रा और कुछ क्रेने भी चलती थी। इनके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। इसलिए जो ममता होती है वह सोचने लगती है अगर हम अपने बहन की शादी अपने देवर से करवा देंगे तो हम दोनों बहन रहेंगे, ये दोनों भाई रहेंगे, हम लोगों के पास किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी और हमारी बहन भी खुश रहेगी, हम भी अच्छे से रहेंगे। यही सोच करके जो ममता होती है इस बात की जिक्र अपने पति संदीप से करती है। जो संदीप होते हैं वह उनको भी यह सुझाव बहुत अच्छा लगता है, उनको भी यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगता है। जो ममता होती है इस बात की सूचना अपने माता पिता से देती है। जो माता पिता होते हैं वह भी मान जाते हैं, कहते हैं अच्छा तो है, यह रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन जो प्रगति यादव होती है इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। यह 4-5 साल पहले से ही किसी और से प्यार कर रही थी। लेकिन जो प्रगति होती है पहले तो इस बात से साफ इनकार करती है, कहती है हम किसी और से प्यार करते हैं, हम जिएंगे तो उसी के लिए जिएंगे और मरेंगे तो हम उसी के लिए मरेंगे, हम किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं। जो प्रगति होती है इस बात की सूचना अपने माता पिता से देती है। अपने माता पिता से कहती है माँ मैं एक अनुराग यादव नाम का शख्स है उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जो अनुराग होता है वह एक ट्रैक्टर ड्राइवर होता है, वह इसके पास उतना पैसा नहीं था जो प्रगति के माता पिता होते हैं वह अनुराग से शादी कर सके। लेकिन जो प्रगति होती है वह अनुराग से बेइंतहा प्यार करती थी, अनुराग के बिना रह नहीं सकती थी, अनुराग के साथ जीने मरने की कसमें खा ली थी। जो प्रगति के माता पिता होते हैं, प्रगति के घर वाले होते हैं, प्रगति को बहुत समझाते हैं बुझाते हैं। जो प्रगति होती है वह भी मान जाती है और शादी करने के लिए हाँ कर देती है। क्योंकि जो दिलीप होता है दिलीप के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारे धन दौलत होते हैं। उसी धन दौलत के चक्कर में जो प्रगति होती है शादी करने के लिए हाँ भर देती है। इधर जो अनुराग होता है जब उसे इस बात की सूचना मिलती है कि जो मेरी प्रेम का प्रगति है वह किसी और से शादी कर रही है तो वह आग बबूला हो जाता है। अपने प्रेमिका के पास जाता है, यानी कि प्रगति के पास जाता है, कहता है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। लेकिन जो प्रगति होती है कहती है धैर्य रखो, हम आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, हम कुछ आपके लिए अच्छा ही करेंगे। इसी साजिश के तहत जो प्रगति होती है इसके दिमाग में कुछ और चलने लगता है और यह शादी करने के लिए हाँ भर देती है। इसकी शादी दिलीप से तो हो जाती है जब यह दिलीप के साथ दिलीप के घर पर जाती है। लेकिन जो इसका मन होता है अपने प्रेमी के पास लगा रहता है। यह किसी तरीके से 10 दिन तक तो अपने ससुराल में दिलीप के साथ रहती है। उसके बाद वह वापस अपने मायके में चली जाती है।
दिलीप के घर पर प्रगति को मुंह दिखाने में बहुत सारे पैसे मिले थे और बहुत सारे गहने मिले थे। उसे लेकर के जो प्रगति होती है मुंह दिखाए के सारे पैसे और गहने को लेकर के अपने मायके में चली जाती है। मायके में जाने के बाद तुरंत अपने प्रेमी के पास जाती है, यानी कि प्रेमी अनुराग के पास जाती है और सारा पैसा गहना उसको दे देती है। कहती है बताओ अब क्या करना है। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं। कहते हैं कि अगर दिलीप रास्ते से हट जाएगा तो मैं जो प्रगति होती है सारा गहना पैसा को लेकर के अपने मायके में चली जाती है। मायके में आने के बाद उसे लेकर के अपने प्रेमी के पास जाती है। प्रेमी अनुराग के पास जाती है। अनुराग को सारा पैसा दे देती है, सारा गहना देती है। कहती है बताओ तुमको क्या करना है। इसी प्लान के तहत यह दोनों एक प्लान बनाते हैं, दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। इसी प्लान के तहत जो अनुराग होता है एक शूटर तैयार करता है। उसी शूटर को वह 2 लाख रुपए में देने की डील होती है। 1 लाख रुपया पहले डील होती है और 1 लाख रुपया काम होने के बाद डील होती है। जो अनुराग होता है रामजी नागर को 1 लाख रुपया देता है। ये तीनों लोग मिलकर प्रगति यादव, उसका प्रेमी अनुराग यादव और शूटर रामजी नागर तीनों लोग मिलकर के व्हाट्सएप पर बात करने का फैसला करते हैं। जो प्रगति होती है वह अपने प्रेमी अनुराग से कहती है मैं अपने पति से लोकेशन लूंगा, अपने पति से पूछूंगा आप कहाँ पे हैं और आप लोग व्हाट्सएप पर बात करके उस स्थान पर पहुंचेंगे। जो प्रगति होती है उसी तरीके से काम करती है। अपने पति के पास फोन करती है, कहती आप कहाँ पर हैं। जो दिलीप होता है अपने पति से बातें करता है और कहता है हम इसी जगह पर हैं। जो प्रगति होती है इस बात की लोकेशन अपने प्रेमी अनुराग को देती है। जो अनुराग होता है वह शूटर रामजी नागर को देता है। जो रामजी नागर होता है सेम उसी जगह पर पहुंच जाता है और जो रामजी नागर होता है उसी बताए हुए पते पर दिलीप के पास पहुंच जाता है और दिलीप से बात करता है। दिलीप से कहता है मेरा एक कार है जो आगे नाले में गिर गया है, कृपया चलिए आप मेरा हेल्प कर दीजिए और मेरी कार को निकाल दीजिए। जो दिलीप होते हैं वह भी हाँ भर देते हैं। जो रामजी नागर होता है दिलीप से कहता है आप जितना पैसे लेंगे हम आपको उतना पैसा देंगे, केवल आप मेरा काम कर दीजिए। जो दिलीप होते हैं वह भी खुश हो जाते हैं। खुश होकर के लेकिन जो रामजी नागर होता है कहता है पहले चलिए आप साइड देख लीजिए वहाँ पर गाड़ी जाने लायक है कि नहीं जाने लायक है, नहीं तो आप जाएंगे वापस परेशान हो जाएंगे, क्या मतलब है। जो दिलीप होते हैं उनको भी यह सुझाव बहुत अच्छा लगता है। वह भी अपने काम को देखने के लिए, उस गाड़ी को देखने के लिए बाइक पर बैठते हैं और साथ में चले जाते हैं। लेकिन जब रास्ते में पहुंचते हैं तो जो रामजी नागर होता है दिलीप को पीछे से उसके सर में इतनी तेजी से चढ़ा के गोली मारता है कि दिलीप भी अपने मौके पर गिर जाते हैं। लेकिन जो रामजी नागर होता है पीछे से दिलीप के सर में गोली मार देता है और दिलीप वहीं पर गिर जाते हैं लहूलुहान स्थिति में गिर करके। और जो रामजी नागर होता है उसके जो सहयोगी होते हैं ये सभी लोग भाग जाते हैं और जो रामजी नागर होता है दिलीप को मार करके मौके से सभी लोग फरार हो जाते हैं और जो दिलीप होते हैं उसी जमीन पर लहूलुहान स्थिति पर गिर जाते हैं। तभी रास्ते पर कुछ राहगीर आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी लहूलुहान स्थिति में पड़ा है। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। देखते देखते में वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जो पुलिस वाले होते हैं और जो ग्रामीण होते हैं उनकी सहायता से दिलीप को तुरंत नजदीकी के स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाता है, जिला अस्पताल में लेकर जाया जाता है, वहाँ पर भर्ती कराया जाता है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं दिलीप के भाई संदीप के पास फोन करते हैं और संदीप को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। जो संदीप होता है वह दौड़े दौड़े भागे भागे हॉस्पिटल में आता है तो देखता है कि भाई का हालत बहुत नाजुक बना हुआ है। वह तुरंत अपने भाई को लेकर के सफाई मेडिकल कॉलेज जाता है, वहाँ पर भी कुछ भी राहत नहीं मिलता है। उसके बाद ग्वालियर में जाता है, वहाँ पर भी कुछ भी राहत नहीं मिलता है। दोस्तों देखते देखते 21 मार्च को दिलीप की मौत हो जाती है। यानी कि 5 मार्च को दिलीप की शादी होती है, 18 मार्च को दिलीप को गोली लग जाती है और 21 मार्च को दिलीप इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाता है, हमेशा के लिए अलविदा हो जाता है। दोस्तों जो प्रगति होती है वह धन दौलत को पाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर के एक मासूम अपने पति को ही हमेशा के लिए इस दुनिया को खत्म कर देती है। अगर वह चाहती थी तो दिलीप आज जिंदा होता, दिलीप आज इस दुनिया को छोड़कर नहीं गया होता है। अगर उसे अपने प्रेमी के साथ ही रहना था तो वह दिलीप से शादी क्यों करती है, लेकिन उस धन दौलत को पाने के लिए दिलीप से शादी कर लेती है। दोस्तों कहीं आपके घर के आसपास में भी ऐसी प्रगति जैसे लड़कियां नहीं हैं जो अपने प्रेमी को पाने के लिए, धन दौलत को पाने के लिए अपने पति को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर दें। दोस्तों ऐसे लड़कियों से बचकर रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि
समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।